यस स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स। आप जानते हैं प्रोकैरियोट की तरह यूकैरियोट में भी ट्रांसक्रिप्शन होता है और इसकी जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, सिंपली थोड़ा सा मैं बाहर आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ जो हमारे पास प्रमोटर सीक्वेंस होता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बॉक्स होते हैं, जैसे टाटा बॉक्स -25 पे होता है बेस पेयर पे। यानी ये आप जानते ही हैं कि इसकी जो पोजीशन होती है वो अप स्ट्रीम पे होती है। तो टाटा बॉक्स इसका एक इम्पॉर्टेंट प्रमोटर है। फिर CAAT बॉक्स आता है -80 पे और GC बॉक्स आता है -100 पे। सो दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस इन प्रमोटर सीक्वेंसेस। तो खास तौर से मेन जो कोर प्रमोटर है वो टाटा बॉक्स होता है। जैसे आप जानते हैं कि प्रोकैरियोट के अंदर हमारे पास जो यहाँ पर बॉक्स होता है वो प्रिब्नो बॉक्स होता है ना। कौन सा बॉक्स होता है? प्रिब्नो बॉक्स होता है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ टाटा बॉक्स है, वहाँ प्रिब्नो बॉक्स है। तो खैर, जहाँ से ये स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आता है और इसमें आप जानते हैं एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन, इस तरह से सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। और ये जो एक्सॉन और इंट्रॉन सीक्वेंसेस हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्लिट जीन। तो ये स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है, ध्यान रखिए। ये देखिए यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और इसके पहले ये 5 एंड पे अनट्रांसलेटेड रीजन है लीडर, ये 3 एंड अनट्रांसलेटेड रीजन है ट्रेलर। आप जानते हैं बोथ दीज रीजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन। ऑल्दो ये ट्रांसलेट नहीं होते हैं, बट दीज जोन्स या ये जो दोनों ही लीडर और ट्रेलर हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब यहाँ देखिए, ये एक्सॉन और इंट्रॉन आया। आइए देखिए कैसे प्रोसेस होता है। जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो दो एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज हमको मिलती हैं। पहली, देर आर एटलीस्ट 3 RNA पॉलीमरेज। एटलीस्ट 3 का मतलब खाली 3 नहीं, कम से कम 3 इन द न्यूक्लियस, क्योंकि कुछ RNA पॉलीमरेज जो है वो ऑर्गेनेल में भी पाए जाएंगे। कौन से ऑर्गेनेल में? आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल हैं। और यहाँ भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो यहाँ भी RNA पॉलीमरेज पाया जाता है जो mRNA बनाता है या डिफरेंट RNA बनाता है। तो देर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर यूकैरियोट के अंदर। जैसे सबसे पहला RNA पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो बनाता है 28S 18S एंड 5.8S RNA। RNA पॉलीमरेज सेकंड जो है प्रिकर्सर ऑफ mRNA बनाता है, जिसे हम लोग हेट्रोजीनस RNA कहते हैं। तो सबसे पहले हेट्रोजीनस RNA बनता है और उसके बाद में फिर उससे प्रोसेसिंग होती है और mRNA बनता है। तो 1 2 3 ऐसा हम बोलते हैं, है ना। RNA पॉलीमरेज थर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA। 5S RNA, एक rRNA बना बचा हुआ था और एक स्मॉल न्यूक्लियर RNA। तो इस तरह से आपने देखा कि 1 2 3, आप ऐसे भी याद कर सकते हो 1 2 3 RM, और इसका क्या हो जाएगा? T। यस, जैसे PMT होता था, तो 1 2 3 RMT याद करने के लिए RNA पॉलीमरेज 1 जो है वो rRNA बनाएगा, RNA पॉलीमरेज 2 जो है HNRNA या mRNA बाद में बनेगा उससे, और RNA पॉलीमरेज 3 जो है वो tRNA बनाता है। हालांकि इसके साथ साथ ये 5S RNA और स्मॉल न्यूक्लियर RNA भी बनाता है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत पूछा गया पॉइंट है और ये आपको याद रखना है। तो जनरली आप RMT याद रख लो, 1 2 3 RMT, और इस टी वाले के साथ 5S RNA और SNRNA भी रहेगा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है कि जो यहाँ पे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है, इसके पास एक्सॉन भी होता है और इंट्रॉन भी होता है, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि ये जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है ये नॉन फंक्शनल होता है। यस, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि आपने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट में जो mRNA बनता है वो फंक्शनल होता है। और बल्कि प्रोकैरियोट में तो ऐसा होता है कि एक तरफ से वो mRNA बनता रहता है और दूसरी तरफ से ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। कपल्ड प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ आर कपल्ड प्रोसेस। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, तो ये नॉन फंक्शनल है और इसको मैचुरेशन की ज़रूरत पड़ती है, स्प्लाइसिंग की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रोसेस को कई बार हम लोग मैचुरेशन भी बोलते हैं। तो चाहे मैचुरेशन बोलो या स्प्लाइसिंग बोलो, दोनों एक ही चीज़ें हैं।
Splicing is the process in which introns are removed and exons are joined in a defined order. क्योंकि जो इंट्रॉन्स हैं आप जानते हैं ये इनएक्टिव पार्ट है, ये किसी को कोड नहीं करते, और एक्सॉन जो है ये कोडिंग पार्ट होते हैं। क्लियर? तो एच एन आर ए अंडरगो एडिशनल प्रोसेसिंग ऑल्सो, जिसको हम लोग कैपिंग और टेलिंग कहते हैं। कैपिंग कौन से एंड पे होगी? तो कैपिंग जो होती है वो 5 एंड पे होती है। टेलिंग कौन से एंड पे होगी? तो 3 एंड पे होती है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यस, मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 5 एंड ऑफ एच एन आर एन ए। इसी तरह टेलिंग में क्या होगा? एडिनाइलेट रेजिड्यूज, ये पूछा जा सकता है। अगेन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कितने एडिनाइलेट रेजिड्यू जुड़ते हैं? तो 200 टू 300 आर एडेड एट 300 इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जानते हो जनरली कभी भी आरएनए बनता है तो वो डीएनए के ऊपर बनता है, लेकिन यहाँ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर से लगातार लगातार वो एडिनिन इस तरह से जुड़ते चले जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे कितने जुड़ते हैं? 200 टू 300 एडिनिन जुड़ जाते हैं। तो 5 एंड साइड पर एक कैप बनने वाली है, इस तरह से कैप बनेगी जो होगी 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की। 3 फॉस्फेट होगा उसमें, तो 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट या सिंपली मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट आप बोल सकते हैं। इसकी कैपिंग होती है 5 एंड पर, और तीसरी तरफ 3 एंड पर आप देख रहे हैं इस तरह से एडिनाइलेशन हो जाता है। तो फुली प्रोसेस एचएनआरएनए जो है उसको एमआरएनए कहा जाता है। यस, और वो फिर ट्रांसपोर्ट आउट होता है न्यूक्लियस से, बाहर जाता है ट्रांसलेशन के लिए, है ना? क्योंकि न्यूक्लियस में तो ट्रांसलेशन होना नहीं है। ट्रांसलेशन कहाँ होना है? जल्दी बताइए, ट्रांसलेशन की साइट क्या है? तो ट्रांसलेशन की जो साइट है वो होती है राइबोसोम। और जाहिर है राइबोसोम जनरली साइटोप्लाज्म में मिलता है या आरईआर के ऊपर मिलता है, क्योंकि राइबोसोम कहाँ मिलेगा? राइबोसोम दो जगह मिलेगा, या तो ये रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पे मिलेगा, और या कोई साइटोप्लाज्म पे मिलेगा, है ना? ऑर्गेनेल वाले की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो फिर ऑर्गेनेल में भी मिलेगा। क्लियर? आइए, अब दिस इज द प्रोसेस। तो देखो यहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, और ये नेसेंट आरएनए, दिस इज टर्म्ड एज हेट्रोजीनस आरएनए। इसी को हेट्रोजीनस आरएनए बोलते हैं। तो ये जो एच एन आर एन ए है ये बाहर आ रहा है, और इसके ये जो 5 एंड है आप देखिए यहाँ पर, ये 5 एंड, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है इसे कैपिंग कहते हैं। मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट 1 2 3, इसकी कैप एक लग जाती है यहाँ पर, और ये प्रोसेस चल रहा है। ये जो सीक्वेंसेस हैं आप देख रहे हैं, दीज आर एक्सॉन, दीज आर इंट्रॉन्स, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, और इस तरह से कंटिन्यू चल रहा है प्रोसेस। अब ये जैसे ही यहाँ से अलग हुआ, देखो 3 एंड पे तो भी ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है। जैसे ही 3 एंड खत्म हुआ, ये जो 3 एंड है, अब इस 3 एंड पे इम्पोर्टेंट प्रोसेस हो जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं पॉलीएडेनाइलेशन। और इस पॉलीएडेनाइलेशन कौन से एंड पे हो रहा है? 3 एंड पे। और क्या जुड़ता है इस पे? पॉली, ये टेल जुड़ती है। कितने रेजिड्यूज? 200 टू 300 एडिनिन रेजिड्यूज जुड़ जाते हैं। तो देखिए, एक इसका ये 5 एंड वाला हिस्सा है जिस पे कैप लग चुकी है, एक 3 वाला एंड वाला हिस्सा है जिस पे पॉली टेल लग चुकी है। यहाँ पे, यहाँ जो ये इंट्रॉन्स है इस पे स्प्लाइसियोसोम बनता है। डिफरेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसमें आरएनए भी होता है। और वो आरएनए मिलकर करते क्या है? एक्चुअली यहाँ पर दो तरह की एक्टिविटीज़ आपको मिलती हैं। कौन कौन सी दो तरह की एक्टिविटी मिलती है? एक तो एक्टिविटी मिलती है एंडोन्यूक्लियस की, और दूसरी एक्टिविटी मिलती है लाइक डीएनए लाइगेज की। ये दो एक्टिविटीज़ मिलती हैं। तो इसमें सबसे पहले इस पार्ट को पर्टिकुलर को कट किया जाता है, और कट करने के बाद ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट को हम इससे जोड़ देते हैं। और ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है जिसे इंट्रॉन्स कहा जाता है, इसको ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये लेकर बाहर निकल जाती हैं इस तरह से। तो ये देखिए, ये इंट्रॉन 1 बाहर निकल गया, 2 बाहर निकल गया, 3 बाहर निकल गया, 4 बाहर निकल गया, और 5 बाहर निकल गया है। जैसे यहाँ अगर ऊपर देखें, इंट्रॉन 1, इंट्रॉन 2, इंट्रॉन 3, और ये आगे बन रहा है ना? तो यहाँ आपके पास कितने इंट्रॉन थे? ये इंट्रॉन 1 था, ये 2 था, ये 3 था,
ये 4 था और ये 5 था। तो 5 इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया गया और बचे हुए पार्ट को जोड़ दिया गया। और इस बचे हुए पार्ट पर भी देखिए, ये 7 मिथाइल कॉनोसिन की कैपिंग यहाँ लगी रहेगी, ये 3 एंड पे जो पॉलीडिनाइलेशन यहाँ लगा रहेगा, और यहाँ पर अब ये आपका पूरा mRNA हो गया है, दैट वन। तो ये मैसेंजर आरएनए है, और अब ये मैसेंजर आरएनए कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर? So the significance of such complexity is now beginning to be understood. क्यों? क्योंकि एक बड़ी बात कही गई है कि जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है और प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स है, क्योंकि ये इंट्रॉन्स कोई फंक्शन तो कर नहीं रहे हैं, तो इंट्रॉन्स है, ये रिप्रेजेंट प्रोबेबली एन एंशिएंट फीचर ऑफ द जीनोम। यस, क्योंकि ये जो इंट्रॉन्स हैं ये कैसे पार्ट है? ये है नॉन फंक्शनल पार्ट। इनको कई बार हम लोग इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस भी बोल देते हैं। इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस भी बोल देते हैं, है ना? तो दीज आर नॉट फंक्शनल। द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो काम होता है वो राइबोजाइम जैसा काम होता है। तो आरएनए वर्ड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं कि आरएनए इज प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल, और आज भी आरएनए एक डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रिसेंट टाइम में ये जो स्टैंडिंग है कि साहब अंडरस्टैंडिंग आरएनए की है और आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेसेस की है फॉर लिविंग सिस्टम, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है ताकि हम लोग प्रॉपरली इवोल्यूशन को समझ सकें। ओके, ऑल द बेस्ट।